निम्नलिखित दो प्रकार से किसी वक्ता के कहे हुए कथन को निम्नलिखित दो प्रकार से कहा अथवा लिखा जा सकता है। कहा अथवा लिखा जा सकता है। द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वाले कथन, स्पोकन बाय ए पर्सन, किसी व्यक्ति के द्वारा जो बोला गया हो, कैन बी रिटन, लिखा जा सकता है, और स्पोकन बोला जा सकता है, इन द फॉलोइंग टू वेज, निम्नलिखित दो तरीके से। नंबर 1 डायरेक्ट स्पीच, नंबर 2 इनडायरेक्ट स्पीच। पहली हेडिंग डाल दीजिए डायरेक्ट स्पीच। इसमें लिखो किसी वक्ता के कहे हुए कथन को, किसी वक्ता के कहे हुए कथन को यदि हम उसी के शब्दों में कहते या लिखते हैं, यदि हम उसी के शब्दों में कहते या लिखते हैं, तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। द स्टेटमेंट, कथन, स्पोकन बाय ए पर्सन, जो किसी व्यक्ति के द्वारा बोला हुआ होता है, इफ स्पोकन बाय अस, यदि हमारे द्वारा बोला जाता है, एज इट इज, जैसे ये होता है, हैज एवर बीन स्पोकन, जिसको पहले कभी बोला गया हो, बाय द स्पीकर, किसी वक्ता के द्वारा, इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। किसी वक्ता ने जैसा भी कभी बोल दिया है और वही सेंटेंस हम उसी के शब्दों में दोहराते हैं तो कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। जितनी भी परिभाषाएं पढ़ी होंगी, परिभाषाएं भी किसी व्यक्ति ने कही है या लिख कर दे दी हैं, तो उसमें लिखा होता है अब्राहम लिंकन के अनुसार। अब जब अनुसार आ गया, इसका मतलब अब्राहम लिंकन ने ही तो कहा होगा, तो अब्राहम लिंकन के अनुसार आया तो वहां पर कामा, और फिर जितना लिखा उन्होंने जैसे भी कहा उसे इनवर्ट्स कामा के अंदर लिख दिया। अगर इसको हम अपने शब्दों में बना के लिखेंगे तो इनडायरेक्ट तो स्पीच हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच नहीं होगा। जैसे किसी वक्ता का बोला हुआ कथन हो, चाहे कहा हुआ कथन हो, चाहे लिखा हुआ कथन हो। अब जैसे लेंचो ने कहा था पत्र में, और पत्र में उसने बोला नहीं था, लिखित दिया था। अब उसके लिखे हुए कथन को लेखक ने डायरेक्ट हूबहू वैसे ही लिख दिया, और वही कथन हम भी अपनी कॉपी में जब कोई आंसर लिखेंगे वैसे लिखेंगे तो कामा और इन्वर्ट कामा के अंदर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट स्पीच। क्या लेटर में लिखा था याद है? किसी को याद हो? एक तरफ से पढ़ते जा रहे हो, एक तरफ भूलते जा रहे हो। अब 9th को बिल्कुल भुला दीजिए, ग्रामर याद रखना जो 9th में पढ़ाई गई हो। अंग्रेजी में लिखा था, हिंदी में लिखा था। If you don't help me, my family and I will or go hungry this year.
I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. इसीलिए याद रखिए, अब जो 10th का पढ़ना शुरू किया है इसको पहले से ही तैयार करते जाइए, और एक समय ऐसा आएगा जब इस सब कुछ मिला करके बहुत कुछ हो जाएगा, और जब बहुत कुछ हो जाएगा तो लगेगा कि इसको क्या, कौन सा पढ़े कौन सा छोड़े, क्योंकि परीक्षा वाले दिन रात में जुटे रहते हैं, फूंक लगा के पन्ने पलटते रहते हैं, शायद ये वाला आ सकता है नहीं आ सकता है, शायद आएगा नहीं आएगा, बस पन्ना पलट, क्योंकि इतनी मोटी मोटी किताबें काफी पढ़नी पड़ती है। इसलिए तैयारी अभी से करिए, और जून की छुट्टी हो जाए तो छुट्टी का मतलब छुट्टी नहीं, जब आपके लिए हाई स्कूल की परीक्षा हो जाए तब मान लेना छुट्टी है थोड़ी दिन के लिए। जैसे एग्जाम्पल लिखो, द टीचर सेड टू राम, द टीचर सेड टू राम, कामा नोट कामा, I shall teach you tomorrow. I shall teach you tomorrow. Full stop, not comma, close. वक्ता से मतलब है कहने वाला, जरूरी नहीं है कि सुनने वाला वहां पर अवेलेबल ही दिया गया हो, ऐसा कोई जरूर नहीं है, लेकिन इतना कन्फर्म है कहने वाला व्यक्ति है टीचर, और टीचर ने कहा, किससे नहीं कहा ये कोई खास महत्व तो नहीं रखता है, लेकिन कहने वाला कन्फर्म होना चाहिए। टीचर ने कहा, क्या कहा, आई शैल टीच यू टुमारो। टीचर ने राम से कहा था मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगा, और साइड में हम भी खड़े थे, हमने बात सुन ली टीचर क्या कह रहे हैं, और तुमने दूर से देखा कि सर तो वही खड़े थे, आप बताओ सर उससे राम से क्या कह रहे थे, और वही बात जो उन्होंने कही थी उसको हम भी कैसे करें, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। कौन पढ़ाएगा, वो टीचर पढ़ाएंगे राम को। अब हम किसी अन्य व्यक्ति से कह रहे हैं मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो अर्थ में थोड़ा कंफ्यूजन है। हमें क्या कहना चाहिए, टीचर ने कहा था कि वो उसे पढ़ाएंगे, लेकिन हम क्या कह दे रहे हैं, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो सुनने वालों को लगेगा कि लगता है ये आदमी अब हमें पढ़ाएगा, टीचर ने क्या कहा होगा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सेंटेंस क्या हुआ, डायरेक्ट स्पीच, किसी ने जैसा भी कहा वैसा डायरेक्ट हमने भी बोला, इसलिए कहलाएगा डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट का मतलब सीधे सीधे, कुछ भी घुमाव फिराव नहीं। अब वही सेंटेंस मान लीजिए लेंचो ने जो कहा था लेटर में, उसने क्या कहा था, इफ यू डोंट हेल्प, यू मतलब गॉड। अब हम यहां पर वही बात तुमसे कह रहे हैं, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे, तुम्हें लगेगा सब क्या मतलब मांग रहे हैं, लेकिन हमारे इस तुम का मतलब क्या है, गॉड। तो गॉड यू हटा करके भी लिख दें। लेंचो रोड इन इज लेटर दैट इफ ही, उसने कहा था इफ यू डोंट हेल्प मी, तो जब उसने कहा था तब की घटना पास्ट टेंस में हो जाएगी, तो हो जाएगा इफ ही डिड नॉट हेल्प मी, नहीं हेल्प हिम, लेंचो की, माई फैमिली नहीं, उसका परिवार, हिज फैमिली, एंड ही वुड गो हंग्री दिस ईयर, नहीं इस साल नहीं, इस साल तो ओले पड़े नहीं, दैट ईयर उसी साल जिस साल उसमें ओले पड़े थे। इसलिए सब कुछ इनडायरेक्ट स्पीच में जब करते तो सुनने वालों की बात समझ में आती, कहने वाले लिखने क्या कहा हो। पहला लिखो, डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब, नंबर 2 रिपोर्टेड स्पीच।
रिपोर्टिंग वर्ब, नंबर 2 रिपोर्टिव स्पीच। पहली हेडिंग डाल दीजिए रिपोर्टिंग वर्ब। वर्ब मतलब वर्ब होता है, लेकिन जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आता है सब मिलाकर रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट कहलाता है। पहली हेडिंग डालो रिपोर्टिंग वर्ब। उसमें लिखो डायरेक्ट स्पीच का वह भाग, डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जिससे वक्ता और श्रोता, जिससे वक्ता और श्रोता प्रकट होते हैं, प्रकट होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट कहलाता है। जैसे मान लीजिए अभी आपने लिखा था क्या, द टीचर सेड टू राम, लिख लीजिए इसको, द टीचर सेड टू राम, कामा कॉमा डॉट डॉट फुल स्टॉप क्लोज। जितना भाग लिखा गया है ये पूरा पोर्शन एक हिस्सा है, इसलिए इसको कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट। अब अगर ये कहा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, तो रिपोर्टिंग वर्ब केवल वर्ब, इसमें पूरे सेंटेंस में क्या लिखी, ये एक सेंटेंस है इतना, और ऐसे दो सेंटेंस होते हैं, एक कामा से पहले होता है, एक कामा के बाद में होता है, दो सेंटेंस होते हैं, तो ये भी एक सेंटेंस है, और सेंटेंस होगा तो उसका अपना एक टेंस भी होगा। तो टेंस कितने, 12 टेंस, उसी में घुमा फिरा के होगा कहीं। और बिना हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, तो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। यहां से यहां तक कोई हेल्पिंग वर्ब लगी, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, या तो ये बात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, या आपको किस टेंस में लग रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और इस बात का कर्ता क्या है, वर्ब क्या है, और टू प्रीपोजिशन लगाई, वजह ये सैड एक अकर्मक क्रिया, और राम क्या है, ऑब्जेक्ट है, वक्ता और श्रोता। टीचर वक्ता है, बकने वाला, श्रोता मतलब, तो यहां से लेकर यहां तक जो भाग लिखा गया क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट कहलाएगा। एक नोट करके लिखो, रिपोर्टिंग वर्ब को या रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट को इन्वर्टेड कामास, इन्वर्टेड कामास के बाहर लिखा जाता है। टीचर ने राम से कहा, क्या कहा हमें इससे कोई मतलब नहीं है, केवल इतना पता है कि वक्ता ये है और श्रोता कौन है। नई लाइन्स लिखिए, रिपोर्टिंग वर्ब्स, रिपोर्टिंग वर्ब्स प्रायः निम्नलिखित प्रयोग की जाती है। रिपोर्टिंग वर्ब्स प्रायः निम्नलिखित प्रयोग की जाती है। नई लाइन्स लिखो, ये सभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है। जब हम शब्द बोले, अगर आपको मीनिंग पता तो अच्छी बात, ना पता हो तो उसी के बाद में ब्रैकेट में मीनिंग लिख लेना।
बल्कि इन सबका मतलब कहना, लिखना, जानना, सोचना, यही सब होगा। फिर भी जहां पर्टिकुलर मीनिंग आए तो आप मीनिंग लिख लेना, जिसका मीनिंग पता है कोई बात नहीं। देखो से, आस्क, सभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आस्क, इंक्वायर, इंक्वायर दो है, एक ई से शुरू है, एक आई से शुरू है, ENQUIRE, दूसरा INQUIRE। इन दोनों का मतलब पूछना होता है। आस्क, इंक्वायर और इंक्वायर इसका मतलब पूछना, तीनों शब्द का। इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट और इन्वेस्टिगेट मतलब पूछताछ करना। अर्ज, अर्ज मतलब आग्रह करना। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट जानते ही हो, निवेदन करना। एडवाइस, अगर यहाँ एडवाइस कर दे तो सलाह हो जाएगा, और ये एडवाइस मतलब सलाह देना, एडवाइस। ऑर्डर, सजेस्ट, उसी के बाद हम ब्रैकेट में लिख दिया सजेस्ट, सजेस्ट मतलब सुझाव देना। प्रपोज, प्रपोज वाले प्रस्ताव करना, प्रस्ताव रखना, किसी लोगों के सामने अपनी बात रखना। इंट्रीट, इंट्रीट माने भी होता है निवेदन करना। इंट्रीट मतलब निवेदन करना। प्रे, PRAY, एक ये वाला प्रे होता है, ये क्या होता है, शिकार। ब्लेस, ब्लेस माने आशीर्वाद देना। कर्स, श्राप देना। विश, इच्छा करना, शुभकामना देना। एक्सक्लेम, कहना, EXCLAIM। टीच, सिखाना, पढ़ाना। इन्फॉर्म, सूचित करना। अपलाउड, APPLAUD, अपलाउड माने प्रशंसा करना। एक शब्द प्रेज भी लिख लेना, आया तो नहीं था। प्रेज, कमेंड, COMMEND, कमेंड माने भी होता है प्रशंसा करना। प्रेज, अपलाउड और कमेंड, तीनों का मतलब प्रशंसा करना होता है। अटर, अटर माने कहना होता है। स्टेट, स्टेट माने भी कहना होता है। देखो स्टेट के कितने अर्थ होते हैं, कुछ तो पता ही होंगे आपको पहले से। स्टेट माने कहना, और होता है राज्य, दशा, और स्टेट से ही बना है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट माने कथन, ये वर्ब है और ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। फॉरबिड, मना करना। नो, सी, नरेट, यानी RATE, नरेट माने वर्णन करना। जैसे नरेट द स्टोरी ऑफ ए लेटर टू गॉड, परीक्षा में सेंटेंस आएगा, नरेट द स्टोरी ऑफ ए लेटर टू गॉड, द लेटर टू गॉड, कहानी का वर्णन कीजिए। राइट, टेल, रिमार्क, रिमार्क, कमेंट, कमेंट माने
टिप्पणी करना आदि, ये सभी से सेज सैड के स्थान पर आ सकती हैं या फिर इन्हें इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय प्रयोग किया जा सकता है सेंटेंस के सेंस के अनुसार। या तो डायरेक्ट लगी लगाए मिलेगी, जैसे ज्यादातर तो आपको सैड ही लगा मिलेगा, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय ज्यादातर आपको प्रयोग करना होता है आस्क, अर्ज, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर, सजेस्ट, प्रपोज, ब्लेस, कर्स, विश, ये ज्यादातर प्रयोग करने होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए,